This is the Delhi station of All India Radio. Please stand by for our next broadcast. You will now listen to the recording of today's proceedings during the question hour in Rajya Sabha. ये आकाशवाणी है. अभी आप आज राज्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे. माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, Honorable members, now it's your time, it's question hour. संतोष कुमार जी, क्वेश्चन नंबर 151. प्रश्न संख्या 151 श्री संतोष कुमार पी. क्या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में खादी परिधानों का उत्पादन करने वाली सभी रजिस्ट्रीकृत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME इकाइयों के नाम क्या हैं? ख. उन खादी इकाइयों की संख्या कितनी है जो वर्ष 2019 से लाभ कमा रही हैं? ग. उन खादी इकाइयों की संख्या कितनी है जो वर्ष 2019 से घाटे में चल रही हैं? घ. क्या सरकार ने खादी परिधान इकाइयों को बाजार में टिके रहने और लाभप्रद बनाने के लिए कोई कदम उठाया है? मिनिस्टर. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री. सप्लीमेंट्री. मिस्टर कुमार, फर्स्ट सप्लीमेंट्री. May I know the steps taken by the ministry to solve the problem of acute shortage of cotton? Acute shortage of cotton is a serious issue. May I know the steps taken by the ministry to solve the problem? औद्योगिक उद्यम जैसे कि चरखा, चरखी, उपकरण, बुनाई, करघों का प्रसारण और सुधार, सामान सुविधा केंद्रों की स्थापना, नए उत्पादों के विकास के लिए डिजाइन परामर्शदाताओं की नियुक्ति, मौजूदा डिजाइनों के उधार में फैशन सुधार और उद्योग में नई नवीनतम डिजाइनिंग की शुरुआत, प्रक्रिया के लिए फैब्रिक चरण के बाद नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाकर मूल्य वर्धन करना आदि है. केवीआईसी आउटलेटों को बेहतर स्वरूप प्रदान करने के लिए अपने बिक्री आउटलेटों के नवीकरण और साथ ही उनकी बिक्री कार्यशैली को सुधारने के लिए खादी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है. विशेष रूप से खादी केवीआईसी खादी ब्रांडों के हितों की रक्षा के लिए खादी ट्रेडमार्क पंजीकरण शुरू किया है. विशेष रूप से 12 ये सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम जो डिजाइनों को आगे बढ़ा रहे हैं. Second supplementary, Mr. Kumar. Nowhere in the country these khadi workers are not getting minimum wages. Will you instruct the states to ensure minimum wages to khadi workers? Mr. Minister. MMDA के माध्यम से उन्हें सहायता अनुरूप दिया जाता है, अनुदान के रूप में दिया जाता है. लागत का 30% नगद लाभ मिल रहा है. कुल MPDA लाभ से 30% और 10% DBT के तहत प्रोत्साहन के रूप में क्रमशः कारीगरों और अन्य कार्यकर्ताओं को जाता है. शेष 40% खादी उत्पादक संस्थाओं को जाता है और 20% खादी उत्पादक संस्थाओं के माध्यम से खादी की बिक्री करने वाली संस्था को शेयर किया जाता है. Supplementary by Mr. Thambidurai. Mr. Thambidurai. Yes, Chairman, sir. I am appreciating the government efforts to promote the khadi industries. There are so many institutions the minister mentioned in his reply. Nearly 2,398 institutions are functioning in India, and also Tamil Nadu
75 institutions are functioning. I am appreciating the Honorable Minister for what are the steps taken by the Honorable Government to promote the Khadi. At the same time, I want to know what is the amount allocated for the Khadi industries, especially for Tamil Nadu. I want to know what is the any special scheme announced and governed for the Tamil Nadu to promote the Khadi industries, sir. माननीय सभापति महोदय, तमिलनाडु के लिए उसमें एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है उसमें उसका उत्तर दे दिया गया है। पूरे प्रदेशों का, राष्ट्र में जितने भी प्रदेश हैं 35 के 35 प्रदेशों का और उसमें लगा दिया गया है। सभा में रखें। Supplementary by Sri Sujit Kumar. Mr. Sujit Kumar. In every Indian's heart, because it is part of our freedom movement, it was part of the Swadeshi movement. Right, go here. And though the government has done enough to promote Khadi, there is a matter of concern, and that is, there is a 5% GST which is charged on cotton silver, which is a raw material to produce Khadi. So now my request to you, sir, and to the Honourable Minister, will he consider proposing to the GST Council to exempt this cotton silver from the GST, so that Khadi can be further promoted in our country? Honorable members, it is your time. Question hour is your time, members' time. Please participate in the question hour. Please participate in the question hour. Mr. Minister. जीएसटी लगाने की बात की है, विशेष रूप से जीएसटी लगाने के इसमें व्यवसाय से जितने भी हमारे संसाधन हैं, जो भी लोन मिलता है, जो भी उत्पादन करते हैं, उनमें ये छूट दी गई 5% जीडीपी की छूट दी गई है। Supplementary by Harnath Singh Yadav. माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि शुद्ध खादी की परिभाषा क्या है और क्या सरकार के संज्ञान में है कि खादी और खादी से बने हुए परिधानों की अधिक कीमत तथा नीची गुणवत्ता के कारण खादी के प्रति आकर्षण कम हो रहा है? तो यदि हाँ, तो खादी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार की कोई क्या कार्य योजना है? अध्यक्ष महोदय, खादी की मुख्य परिभाषा जो है कि हाथ से बने हुए जो कपड़े बनाए जाते हैं वो खादी की स्रोत में आते हैं, और अन्य मशीन से द्वारा बनाए हुए जो भी खादी निर्माण किए जाते हैं वो खादी की श्रेणी में नहीं आते। विशेष रूप से इसके लिए ढेर सारी योजनाएं तैयार की गई हैं और खादी की बढ़ोतरी के लिए हमने नए केंद्र भी खोले हैं, जिससे वहाँ से बिक्री हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खादी को खरीद सकें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 152 श्री नारायण दास गुप्ता। प्रश्न संख्या 152 श्री नारायण दास गुप्ता, आवासन और शहरी कार्य मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों को औपचारिक आर्थिक व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए कदम उठाए जाने के बाद कोई सर्वेक्षण कराया गया है ताकि उनके कारोबार और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में उनके योगदान का पता लगाया जा सके? जून 2020 में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत से अब तक इस योजना के अधीन रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और इस योजना के अधीन राज्यवार कुल कितना संवितरण किया गया है? रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों द्वारा सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है? और क्या स्टॉलों को वैध बनाने और रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों को पुलिस और नगर पालिका प्राधिकरणों से संरक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं? श्री हरदीप सिंह पुरी, आवासन और शहरी कार्य मंत्री। नारायण दास गुप्ता, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। There is a one act. I will say there is a one act. Street vendor prevention and livelihood. Regulation street Minister. Statement is laid on the table of the House. First supplementary. Mr. Das Gupta, first supplementary. Street vendor protection livelihood regulation street
Amending Act 2014. There are provisions to constitute a committee for that and to identify the person, to identify the vendors and issue them certificate. My question to Honorable Minister is, what is the latest position, whether they have constituted any committee, there is any time frame, by what time? We are listening, Minister is listening. Please carry on. Say house is not in order. Sir, house is not ordered, what I should do? But your colleague is not in order. Sir, I am not able to listen, house is not in order. But we are listening to you. No, that is there. We are listening to you, I am Mr. not able to Minister. listen. Sir, I want to first thank the honourable member for asking this question on the street vendors. The operative thrust of this question is how the Swanidhi scheme, which deals with street vendors, how they contribute to the GDP of the country. Now, sir, the street vendors, even after the 2014 Act was passed, they continued, and the Swanidhi scheme, which was introduced at the height of the pandemic in 2020, so the Swanidhi, in 2020, when the scheme was announced, in 1 week, an outline was rolled out. In about 1 or 2 months, a detailed blueprint was produced. Today, we have already extended 3,683 crores of rupees to street vendors to make them micro entrepreneurs. Initially through 10,000 rupees loan, then 20,000 rupees loan, and then a 30,000 rupees loan. When they pay the loan back, they are then included into the formal economy through digital. Their details are uploaded, and they also become eligible for different schemes of the Prime Minister. Several of these are well available, sir. Sir, insofar as the 2014 Act and these committees are concerned, this is ongoing work which the urban local bodies have to undertake by themselves. I would be very happy to share with the honourable member which local body has undertaken what surveys. This answer to the question already provides state-wise, urban territory-wise, union territory-wise, all the details of how many street vendors have been given loans under the Swanidhi scheme. Both the numbers and those details are provided in the body of the answer, sir. Thank you. Second supplementary. Yes, sir, I have. Shri Narayan Das Gupta ji, second supplementary. Yes, sir, I have a question to the Honorable Minister. On 14th of June, sir, You carry on. We are listening. Minister is listening to you. Please, Mr. Gupta. On 14th of June, there is a direction given by the Police Commissioner of Delhi to remove the street vendors. My request to the Honorable Minister is whether he would like to pass the instruction to the Police Commissioner not to remove all these street vendors. These are Patliwala. Sir, I want to thank the honourable member for asking this very important question. And sir, the heart of this Swanidhi scheme is to give respect and dignity to the street vendors. Now, the Street Vendors Act of 2014 was the start of a process through legislative provision. Now we are also celebrating, as part of our 75th year celebration of events to honor the street vendors and to celebrate their lives. Insofar as the specific question of Delhi is concerned, my attention was drawn to this. Sir, as of today, we have a new police commissioner in Delhi, and I would be very happy to tell the police commissioner, it seems, sir, that the street vendors have been at the receiving end from urban local bodies, from police authorities. We are now trying to change that, and the Swanidhi scheme effectively gives them new respect, a new dignity, and they will not only be recognized, they have been an important part of our economic story. Now they will be
given a higher place in society through the actions we have taken. But insofar as the Delhi issue is concerned, individual, we will certainly speak to all. I have written to the chief ministers of all the states. We have written to the chief secretaries and to the concerned authorities that the street vendors must be given due respect and that their dignity should be uppermost. They should be made to be feel wanted in our economic story, and I am sure, sir, that is something that is currently underway. Thank you. Leader of the House. To all my honorable colleagues, Please go to your seat. Please go to your seat. that we have very important legislative business, then we have price rise to be discussed. They have been demanding that price rise be discussed. Today it is listed in the Lok Sabha. Tomorrow it will be listed in the Rajya Sabha. The opposition had collectively assured us that once the date is finalized and it is listed, we will allow the House to run properly. Many members are coming here, they have important issues. I appeal to my honorable colleagues from the opposition to allow the House to function smoothly. We are lawmakers and not lawbreakers. Those who break the law face the consequences of the law. I would appeal to them, let law take its own course. Government cannot interfere in the law enforcement agencies. They are doing their job. I would honestly appeal to the opposition to allow the House to run so that important legislative business is done. Also, we have price rise discussion pending, and otherwise we will be perforce required to run the House every day late or extend the working of the House. So it's important that we all come to a agreed position and let the House function. Thank you, sir. Thank you. Please go to your seat. Please go to your seat. Let the House function. Later on you can. You want to say? LOP has not requested. LOP has not requested for time. He has not requested. Even then I am requesting him so that he can say something about what has been said by the leader of the House. If you want to say something on the discussion on price rise, if you want to say something, you can say. एक मिनट सुनिए, देखिए हाउस All of us, please go to your seats. Please go to your seats. नहीं, वो तो अपने सीट पे बैठे हैं. मेरा निवेदन आपसे यही है कि जो मुद्दे आपके सामने हमने रखे हैं और खास करके नोटिस भी दिए हैं, उन नोटिस का जिक्र भी आपने नहीं किया. जो झारखंड में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जो आसाम में और Don't disturb LOP. Don't disturb LOP. You are disturbing LOP. You are disturbing LOP. You are the chief of the party. You are disturbing your own LOP. What is that? देखिए गुजरात में अरे ये 100-150 लोग मर चुके हैं और हमने महंगाई मुद्दे पे तो चर्चा के लिए आपसे सतत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते. ये तो थैंक यू नहीं, आपने प्राइस राइज के ऊपर डिस्कस करने की बात की है. इट विल बी डिस्कस टुमारो. आपका दोस्त क्या कर रहा है? इट इज बीइंग डिस्कस्ड इन लोकसभा टुडे सर एंड इट विल बी डिस्कस्ड हियर टुमारो. मिस्टर विजय रेड्डी, इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर सर, हमने एग्री किया है प्राइस राइज पे डिस्कशन कल होगा. इसके ऊपर हम सबने सहमति भी बनाई थी और ये बात हुई थी कि एक बार डेट तय हो जाए तो हाउस अच्छी तरीके से चलेगा, सुचारू रूप से. आज लोकसभा में लिस्टेड है, कल राज्यसभा में 2 बजे प्राइस राइज पे डिस्कशन होगा. और जहाँ तक नोटिस का बात है, आज सुबह ही डिस्टर्ब किया तो चेयरमैन हैव टू एडजर्न. तो मुझे लगता है एलओपी की बात हमने एग्री की है. प्राइस राइज पे कल डिस्कशन होगा. अभी हमने लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए और क्वेश्चन आवर के लिए अलाउ करना चाहिए.
धन्यवाद. So, Leader of the House has said the discussion on price rise will come tomorrow. Vijay Reddy. Sir, in the light of the fact that the rejection rate under PM Swanidhi is about 25% and the higher percentage are in pending status, I would like to know from the Honorable Minister, does the government intend to use this PM Swanidhi to include street vendors in the formal economic structure of the economy? In the formal economic structure of the economy to get accurate picture of India's GDP. Thank you very much. Minister. Sir, I want to thank the honourable member. As I said in the response to the earlier supplementary, town vending committees are in place in local areas in pursuance of the Street Vendors Act 2014. Now, this is a subject under the purview of the state governments. The Swanidhi scheme has the effect of facilitating the transfer of the 40 or 50 lakh street vendors that we have in India from the pure informal economy, where for their daily survival they have to take money, borrow money at exorbitant rates. Sometimes the rates are as high as 3,600% per year, by being given micro loans of 10,000 rupees initially, and then if they pay it back, immediately getting 20,000 and a third loan of 50,000, a total of 90,000. You are converting people, first releasing them from the clutches of money lenders, and then you are transferring them through their joining the formal economy, and then you will be able to measure, as is being done, their contribution to the national GDP. Insofar as the rejection rate is concerned, the rejection rate is not something that the center can monitor. The individual goes, and I can tell you, the banks are now freely granting these loans. We have already given loans to 32 lakh people. The total amount of money lent is already over 3,683 crore. Many of these people have in fact now moved from the first loan of 10,000 to the second loan of 20,000. It is our expectation that the entire body of street vendors, whether they are 40 lakhs, more or less, which will depend on local surveys which have to be carried out by the town vending committees, the exact number. I have full confidence that the system working as one, system working as a whole, will be able to provide loans to all eligible persons. And I want to add for the information of the honourable member that earlier there was a cut-off date, that if you were a street vendor before a particular date, only then you would qualify for a loan. Now we have proceeded and saying that you don't need a past history. In other words, if somebody wants to take to the street vending profession, he or she will get the opportunity. That's also very heartening that a lot of ladies, women, our sisters and mothers have also partaken and participated as recipients of loan. So this is a scheme which is working exceptionally well, and in going forward, I'm sure, even though the scheme was only laid out in 2020, we have a situation today that there is a full rollout in all parts of the country. And insofar as the rejection rate issue is concerned, sir, the money has to be lent by a designated bank. Whenever we receive any information from any state or union territory that any difficulty is being faced, my colleagues in the ministry are personally in touch with the bank. Please be brief. Facilitate. Please be brief, Mr. Minister. I'm very happy to contribute further if we so desire. Thank you. Supplementary, Rakesh Sinha. Mr. Rakesh Sinha. सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अवसर दिया। भारतीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार स्ट्रीट वेंडर्स को एक सोशल डिग्निटी देते हुए उसको इकोनॉमिक एंटिटीज के रूप में स्वीकार किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो शहर के स्ट्रीट वेंडर्स हैं वे तो आसानी से इस दौर में आ गए हैं, क्या सरकार पूरे देश में स्ट्रीट वेंडर्स का एक मैपिंग करेगी
जिससे पूरे देश में स्ट्रीट वेंडर्स की एक सूची बने, उनका रजिस्ट्रेशन के लिए उनको उत्साहित किया जाए और उन तक हमारी योजनाएं पहुंच पाएं। एक बार फिर मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता देना और उनको एक मार्केट फोर्स के अंदर लाना, जिसके कारण उनका जीडीपी में योगदान को स्वीकार किया जा रहा है, मैं मंत्री जी से इसमें एक सुझाव भी देता हूं और जानना भी चाहता हूं, क्या ऐसे स्ट्रीट वेंडर की हायरार्की ऑफ इकोनॉमिक रूल क्या तय करेगी? कुछ स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे हैं जिनका योगदान 5,000 का है, कुछ स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे जिनका योगदान 1 लाख रुपए का है। तो हायरार्की तय करने से सरकार को सुविधा होगी उनको सहायता देने में। धन्यवाद। I want to thank the honorable member. उन्होंने जो सुझाव दिया बहुत अच्छा सुझाव दिया। उनका सुझाव ये कहता है कि हमें इस योजना, जो मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्रीय योजनाओं में से बहुत इनोवेटिव योजना है, इसका हमें और प्रचार करना चाहिए। I want to inform the honorable member that already out of the targeted 40 or 45 lakh street vendors, loans have been availed of already by about 32 lakh vendors already. और इसमें से the details of the concerned recipient, about 12 lakh plus have already been uploaded. But we are constantly in the process of talking to the banks, of having seminars. Only the other weekend, sir, previous weekend, I attended a program very well organized by Navi in Delhi, where there were about 3,500 street vendors. And every time they come to us with a suggestion, we are very happy to pass that on. One of the suggestions that came from that meeting, sir, was what another honorable member had said, that the concerned police authority should be told to enforce it within the spirit of the Street Vendors Act. That is something we are doing. Sir, once a person is entitled, we don't maintain a hierarchy of 5,000, 10,000. Our intention is that every participant in the Swanidhi scheme, whether he or she is a small entrepreneur, medium entrepreneur or a large one, so some of them have got uploaded and joined with, very well-established platforms, Swiggy and Zomato, etc. Our intention is that everyone's potential must be allowed to be tapped to full extent, and that whatever need they have for money, they are released from the clutches of the money lenders and come into the formal sector. Their contribution will then be acknowledged. They will also become eligible for all the Prime Minister's schemes. And if I had more time, I would list out all the schemes. And in the process, we go to an overall reduction in the informal economy and encouraging them to become part of the formal economy, and contribution to the GDP will then also be measured as part of an ongoing process. Thank you. Supplementary by Rabilaben Bara. धन्यवाद सभापति जी। पीएम निधि तहत लाखों पथ विक्रेताओं ने अपना आत्मनिर्भर बने हैं। आपके माध्यम से मैं पीएम को धन्यवाद देना चाहती हूँ और माननीय मंत्री से मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे शहरी पथ विक्रेता और आत्मनिर्भर बने हैं, ऐसा ग्रामीण स्तर की छोटे छोटे गांवों में ऐसे पथ विक्रेता है, उनके लिए योजना लागू करने वाले हैं, वो जानना चाहती हूँ। ये हमारी तो सर, Please be brief. Sir, I'll be brief. Sir, this is a scheme presently intended for the urban sector, because the street vending is done in urban areas, whether they are tier 1, tier 2, 3 cities, etc. So the scheme scope in terms of those of our brothers and sisters who are applying their wares in urban centers. Thank you. The question number 153, Dr. Sumer Singh Solanki. प्रश्न संख्या 153, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। क्या जल शक्ति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि विगत 3 वर्षों के दौरान स्वच्छता और विकास हेतु अभिज्ञात नदियों के नाम क्या-क्या हैं? उक्त परियोजना के अधीन शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और अब तक नदीवार कितनी राशि आवंटित की गई है और कितनी राशि का उपयोग किया गया है?
क्या नर्मदा नदी उक्त परियोजना के तहत सम्मिलित है? यदि हाँ, तो नर्मदा नदी की स्वच्छता और विकास के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है और कितनी राशि का उपयोग किया गया है? और यदि नहीं, तो उक्त परियोजना के तहत नर्मदा नदी को कब तक शामिल किए जाने का विचार है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री। Mr. Minister, first supplementary. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। नर्मदे हर माननीय उपसभापति महोदय, नदियों के लिए स्वच्छता और विकास अभियान में भारत देश के अंदर जो काम हुआ है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है और मैं इसके लिए भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश भर की नदियों के लिए जो काम हमारी सरकार ने किए हैं उसके लिए मैं फिर से एक बार माननीय मंत्री जी का धन्यवाद तो देता ही हूँ, लेकिन जो उत्तर मुझे दिया गया मैं उससे संतुष्ट भी हूँ। बहुत अच्छा उत्तर दिया गया है। माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी करीब 1312 किलोमीटर लंबी है और अधिकतम प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी है मां नर्मदा। पूरे बहाव क्षेत्र के दौरान जो नर्मदा नदी के किनारे बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों के गंदे नालों का पानी नर्मदा जी के अंदर मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि ये गंदा पानी जो मां नर्मदा के अंदर मिल रहा है, इसको रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं अपना प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले माननीय सदस्य का जो शब्द उन्होंने अप्रिसिएशन से कहे हैं उसके लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में गंगा, उसकी सहायक नदियों और देश की अन्य नदियों के अविरल और निर्मल बनाने की दिशा में जो काम हुए हैं उसको सारे विश्व में एक अनूठी पहचान मिली है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश में होने वाले पोल्यूशन के बारे में चर्चा की है। मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि देश में नदियों में पोल्यूशन के स्तर का आकलन करना, उसका लेखा जोखा करना और उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना और एक मानक से ज़्यादा पोल्यूशन जिन नदियों में है उनको सूचीबद्ध करना, जिस स्ट्रेच में पोल्यूशन है उसे सूचीबद्ध करना, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेदारी है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पीरियडिकली इस तरह के असेसमेंट करके विभिन्न नदियों में जो स्ट्रेचेज पोल्यूटेड है उनको आइडेंटिफाई करता है और उनको क्वांटिफाई करके और उनके बारे में राज्यों को और केंद्र सरकार को सूचित करता है। देश में जो अभी आखिरी प्राप्त रिपोर्ट है उसके हिसाब से सीपीसीबी ने जो 351 नदियों में 351 स्ट्रेचेस 323 नदियों में जो आइडेंटिफाई और रिपोर्ट किए, उनमें नर्मदा का एक भी स्ट्रेच ऐसा नहीं है जो पोल्यूटेड हो, ग्रॉसली पोल्यूटेड हो। लेकिन निश्चित ही नदियों में पोल्यूशन लगातार विभिन्न शहरों के माध्यम से बढ़ जाए, शहरों में उत्सर्जित होने वाले इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और डोमेस्टिक सूवेज के कारण से बनता है। हमारा डोमेस्टिक सूवेज जनरेशन और ट्रीटमेंट कैपेसिटी के बीच में जो देश भर का गैप है, उसके कारण से केवल नर्मदा ही नहीं, देश की अन्य नदियों में भी इस तरह की चिंताजनक स्थिति पैदा होती है। लेकिन क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकारों की है और राज्य सरकारों के म्युनिसिपल डिपार्टमेंट की है, इसलिए वो अपनी तरफ से जो सूची बना करके जो प्रस्ताव भारत सरकार को नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट को भेजते हैं, हम उसको आकलन करके उसके अनुरूप राज्य सरकारों के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। नर्मदा नदी के किसी भी पोल्यूटेड स्ट्रेच के बारे में किसी भी तरह का प्रस्ताव भारत सरकार में वर्तमान में लंबित नहीं है। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है कि देश भर में नदियों की स्वच्छता के लिए
जो कार्य किया जा रहा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। लेकिन इस स्वच्छता अभियान के बाद में, नदियों में स्वच्छता के बाद में इसको निरंतर स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई कड़े कानून बनाने का प्रावधान किया जा रहा है? और मैं साथ में ये भी पूछना चाहता हूँ कि सरदार सरोवर डैम में जो नर्मदा नदी के ऊपर 165 किलोमीटर बहती है, डैम के बैक वाटर में भविष्य में कोई जलमार्ग बनाकर उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना है क्या? सभापति महोदय, जहाँ तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाते हैं उनके सस्टेनेबिलिटी का प्रश्न है, तो निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा गंगा नदी और अन्य पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से या राज्यों की सरकारों ने भी बनाए हैं, उन सुवर ट्रीटमेंट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को सुचारू रूप से चलें, ये एक चिंता का विषय और विवाद का प्रश्न हमेशा रहा है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन में हमने जब गंगा नदी पर हम ये काम कर रहे थे और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे, तब हमने जो है वो इस विषय को आगे लंबे समय तक सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए हाइब्रिड एनर्जी जैसी मॉडल्स को डेवलप किया। और उसी के साथ साथ में राज्य सरकारों को हम निरंतर इस विषय में समीक्षा करके अपने संसाधनों को अपग्रेड करने का आग्रह करते हैं। माननीय सभापति महोदय, जो दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो डैम से ऊपर की साइड पे जलमार्ग बनाना है, वो न इस विषय से संबद्ध है और न ही इस प्रश्न से संबद्ध है, तो इस विषय में मैं अभी सदस्य को जानकारी देने में असमर्थ हूँ। Thank you, Raghav Sabda, honorable members. Honorable members, please repeat. Raghav Sabda is a new member. Do not deprive him of his opportunity. Don't deprive him of his opportunity. Go to his seat. He is a new member. Let him speak. He is a new member. Let him speak. Go to his seat. Go to his seat. He is a new member. Give him the opportunity. Don't deprive him. What is your demand? Price rise will be discussed tomorrow. सर मैं एक ऐसे सूबे का प्रतिनिधित्व सर मैं सवाल पूछूं? सर Please. सर मैं listening. Minister is listening. सर मैं एक ऐसे सूबे का नुमाइंदा बन के सदन में आया हूं जिस सूबे का नाम ही 5 दरियाओं पे है, पंजाब। आज पंजाब में पानी की बहुत बुरी स्थिति है सर, और आज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जब 1965 में भारत में अनाज की कमी हुई, तब पंजाब ने देश का पेट भरा और हरित क्रांति हो या धान की खेती हो, सारा जिम्मा पंजाब ने अपने कंधों पे उठाया। आज पंजाब में पानी की बहुत बुरी स्थिति है। आज 1 किलो राइस, 1 किलो चावल के उत्पादन में 5000 लीटर पानी लगता है सर, जिसके चलते आज पंजाब की पानी की स्थिति ऐसी है कि अंडरग्राउंड वाटर 500-600 फीट पे चला गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार पंजाब के पानी के बारे में क्या सोच रही है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो कहीं भी किसी भी तरह से इस मूल प्रश्न जो पानी और नदियों में हो रहे पोल्यूशन के कारण से पड़ रही परिस्थितियों से जुड़ा हुआ था, उससे संबद्ध नहीं है। लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि देश में जो निरंतर घटता हुआ भूगर्भ के जल का स्तर है वो देश भर में चिंता का विषय है, और राज्य सरकारों के साथ में मिलकर के भारत सरकार निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में जल शक्ति अभियान के माध्यम से, विभिन्न इनिशिएटिव्स के माध्यम से देश में भूगर्भ के जल का पुनः स्तरीकरण हो सके, रीस्टेबलाइजेशन हो सके, इसके लिए प्रयास करती है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि निश्चय ही हमको अब सप्लाई साइड मैनेजमेंट के साथ साथ में डिमांड साइड मैनेजमेंट पर भी काम करना पड़ेगा। माननीय सदस्य जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, राज्य में संयोगवश उनकी सरकार है,
इसलिए मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह करूंगा कि राज्य सरकार को इस दिशा में जो प्रयास करने, आज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए राज्य सरकार को जो एफर्ट्स करने चाहिए, पानी की खपत कम से कम किस तरह से हो उसको और अधिक गति बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं यहाँ हरियाणा सरकार के एफर्ट्स का उल्लेख करना चाहता हूँ। हरियाणा की सरकार ने अपने यहाँ चावल के उत्पादन को डिमोटिवेट करने के लिए, अगर कोई किसान चावल की जगह मक्का उत्पादन करता है तो उसको 100% MSP पे प्रोक्योरमेंट के साथ साथ में उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए एक योजना बनाई है, और उसके कारण से आज लाखों हेक्टेयर जमीन जो है वो चावल से हट करके मक्का की खेती पर आई है, और उसके चलते जो है वहाँ पानी का दोहन कंपैरेटिवली कम हुआ है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि अपने यहाँ राज्य की सरकार को भी इस बारे में आग्रह करें कि वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काम करें। हालांकि राज्य की सरकार ने अभी का जो उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है कि जो चावल की फसल पैदा करने के लिए प्रति किलोग्राम जिस चावल के लिए जो 5000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, पंजाब सरकार ने पंजाब में पिछले कुछ वर्षों से डायरेक्ट सोइंग को प्रमोट करना शुरू किया है ताकि पानी की खपत को कम किया जा सके। इन एफर्ट्स को और अधिक गति प्रदान करने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ जल शक्ति अभियान में जिस तरह से भूगर्भ के जल पे पुनर्भरण के लिए काम किया, उस तरह की योजनाओं के ऊपर निश्चित रूप से राज्य में भी काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। कामाख्या प्रसाद तासा, सप्लीमेंट्री। थैंक यू भाई सेवन सर। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्या वो विस्तृत से आंसर भी दिया है और बहुत सारे बात भी बोले हैं, उसका आंसर में भी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या जो पोल्यूशन है, रिवर पोल्यूशन है, उसको रुकवाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश में बहुत सारी संस्था काम कर रहे हैं। अभी मैं देखने के लिए मिला, चेयरमैन सर आप भी जानते हैं, भोरलू अभी भी पोल्यूटेड है, गुवाहाटी का भोरलू पोल्यूटेड है, और जितना रिवर से असम में पोल्यूशन में देखा, ये फील्ड विजिट करने का क्या व्यवस्था है पोल्यूशन रुकवाने का? जो इंडस्ट्री लोग पानी फेंकते हैं, जो पानी भेजते हैं, इसका फील्ड विजिट क्या है ना? आप स्टेट गवर्नमेंट का ऊपर छोड़ दिया या सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या व्यवस्था से वो जो पोल्यूटेड वाटर है, पोल्यूटेड केमिकल्स है, उसको नदी में छोड़ते हैं, इसको रुकवाने के लिए आपका फील्ड विजिट का क्या व्यवस्था, उसको काइंडली जानकारी दीजिए। माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने मूल प्रश्न का उत्तर देते हुए भी निवेदन किया था कि भारत के संविधान की व्यवस्था के अनुरूप चूंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए प्राथमिक तौर पर इन सब का आकलन करना और इन सब का जो है मैपिंग करके इनकी रोकने की व्यवस्था करना ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो इनके बारे में, राज्य प्रदूषण निवारण मंडल इसके बारे में आकलन करते हैं, इसकी फील्ड विजिट करते हैं, और बाद में CPC भी सबको जो है एक्यूमुलेट करके उसके माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके भारत सरकार को देती है। इसी अनुक्रम में मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो ग्रॉसली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, हमने 17 ऐसी नदियों को, 17 ऐसे इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया है। CPCB ने उनको डिक्लेयर किया, एनलिस्ट करके, और राज्यों को सूचित किया है कि ये इंडस्ट्री जहां भी काम कर रही है, इस नेचर की इंडस्ट्रीज का पीरियडिकल मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग करना चाहिए। राज्य सरकारें उनका पीरियडिकल मॉनिटरिंग मेंटेन करती है। उसी सूचीकरण के आधार पर देश भर में हर एक राज्य की एक सूची ग्रॉस पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज की बनी है। भारत सरकार के स्तर पर भी हमने एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी अंडर सेक्रेटरी ऑफ जल शक्ति बनाई है, जो प्रत्येक माह इसकी जो है उस रिपोर्ट पर राज्यों के साथ में संवाद करके रिव्यू करती है। और साथ ही साथ में भारत सरकार के स्तर पर भी हम 68 पैरामीटर्स पर इन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज का आकलन करके और इसको सूचीबद्ध करने का काम करते हैं। Honorable member, Honorable LOP demanded the discussion on price rise. Listen to me. LOP demanded discussion on price rise. Leader of the House has agreed that discussion will take place tomorrow. So you are not to disturb the House. Don't bring disorder to the House. House is adjourned till 2 p.m. अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the recording of today's proceedings during the question hour in Rajya Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.